नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट या उनका कोई बड़ा अधिकारी वो किसी देश का दौरा करे और मसलन किसी छोटे देश का, तो क्या उसको दौरे से ठीक 1 या 2 दिन पहले ये कहा जाए कि आप मत आइए? लेकिन ऐसा हुआ है। और ऐसा किसने किया है? नेपाल ने। दर हकीकत अमेरिका के CIA चीफ विलियम बर्न्स नेपाल आने वाले थे। 15 और 16 तारीख को उनका दौरा था। 15 तारीख को उनको नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर उतरना था। उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इवन इस दौरे को काफी खुफिया रखा गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री पुष्पदल कमल प्रचंड तक को यह नहीं बताया गया था। बाद में उनको इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन अचानक यह हुआ कि खबर आई कि उनका दौरा रद्द कर दिया गया, जबकि उनके साथ कोई 16 अधिकारी, माफ कीजिए 12 अधिकारी आने वाले थे। उनके अलग अलग अपनी गाड़ियां भी थी जो वहीं से आ रही थी, अमेरिका से। वो दौरा रद्द कर दिया गया। और ये आश्चर्य की बात है कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया। इसे लेकर जो अमेरिकी दूतावास है नेपाल में, काठमांडू में, वो बहुत नाराज है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने एक्स रॉ ऑफिसर NK सूद साहब, जो खुद नेपाल में सर्विस दे चुके हैं, नेपाल में तैनात रह चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, ये क्या हुआ अचानक? नेपाल ने ये कैसे किया कि मतलब अचानक सब कुछ तय हो चुका था, हवाई रूट भी तय हो चुका था, और इवन जो प्लेन उतरने थे उनकी जगह भी फिक्स हो चुकी थी। उनको कहां पर रोका जाएगा, मतलब हर तरह की व्यवस्था नेपाल की गवर्नमेंट ने कर दी थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कर दी। फिर ये क्या हुआ? देखिए, जब भी किसी इंपॉर्टेंट आदमी की विजिट होती है तो पूरी प्रिपरेशन की जाती है। कोई जो यूएस के CIA के चीफ है कोई आम आदमी नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी हैं। ये पहले श्रीलंका गए थे, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर बहुत से बादल मंडरा रहे थे चाइना ने श्रीलंका को काफी बर्बाद किया, और श्रीलंका को बात समझ भी आ गई। और इनकी जो विजिट थी श्रीलंका की, श्रीलंका को इस सिचुएशन से बाहर निकालना, और इंडिया भी श्रीलंका की पूरी हेल्प कर रहा है कि जो वहां क्राइसिस चल रहा है उससे बाहर आए। और जब ये दो विजिट करते हैं, यानी कि किसी इंटेलिजेंस का चीफ जब विजिट करता है, तो वहां पे कोई गुंडागर्दी या दूसरे काम करने के लिए नहीं करता। वो वहां बड़े स्पेशल इश्यूज पे जाते हैं, उस कंट्री को हेल्प करना चाहते हैं, उस कंट्री के अंदर जो उनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही है उसकी खबर देना चाहते हैं, जो उस कंट्री के पास नहीं है। और जो CIA के चीफ की विजिट थी नेपाल की, बड़ी सिग्निफिकेंट विजिट थी नेपाल के अंदर, और इसके बड़े सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं नेपाल के लिए। नेपाल में पिछले कुछ सालों से, जब से वहां पे राजा का रूल खत्म हुआ है, कम्युनिस्टों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, और जो प्रचंड है उनके ऊपर भी कम्युनिस्टों का प्रचंड था। ये मॉइस थे जो वहां पे सरकार के खिलाफ या राजा के खिलाफ वहां पे एक कैंपेन चला रहे थे, आम कैंपेन था। और इंडिया में हमेशा रहते हैं, अभी भी रिसेंटली इंडिया में आए थे। और वहां पे लेकिन क्या है कि इसमें दो बातें आती हैं कि नेपाल के अंदर आज अगर कम्युनिस्ट हैं तो उसकी वजह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट्स हैं उनके फेलियर्स, क्योंकि उन्होंने नेपाल को एक तो निगलेक्ट किया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो कम्युनिस्ट थे उनको एनकरेज किया, और उस टाइम पे चाइना को पूरी सपोर्ट दी। सोनिया गांधी की बहुत सपोर्ट थी चाइना के लिए कि चाइना का आदमी बैठे, और यहां से कम्युनिस्ट लीडर को वहां भेजा गया कि कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश करे। क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आपने देखा है, 2008 में चाइना गए थे, चाइना जाके उन्होंने एक उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था। और इसी तरीके से जब प्रचंड पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनको पूरी सपोर्ट दी थी इंडिया ने, सोनिया गांधी की वजह से। जबकि ना तो हमारी पॉलिसी है ना हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन सोनिया गांधी की दूसरी टाइप की पॉलिसीज है। वो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, चाइना को फायदा उठाना चाहती हैं, चाइना को फायदा देना चाहती हैं। तो प्रचंड जब PM बने पहली बार, तो उनकी विजिट हुई थी चाइना के PM बनने के बाद, क्योंकि ये पहला ऐसा था मौका जब नेपाल का कोई भी प्राइम मिनिस्टर पहला विजिट उसने चाइना की हो। देखिए, नेपाल के लिए जो लैंडलॉक कंट्री है नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में पड़ती है, और इंडिया नेपाल को बहुत हेल्प भी देता है। हिंदू कंट्री है, हिंदू लोग हैं वहां पे, ये भी एक रीजन है। जब PM मोदी आए थे पावर में, तो PM मोदी ने 3 विजिट की थी नेपाल की। लेकिन दूसरी तरफ जो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, इंडियन
एजेंसीज के द्वारा या हमारे फॉरेन ऑफिस के द्वारा या वहां के एम्बेसडर्स के द्वारा, मुझे लगता है वो नहीं दी गई। शायद हमारा जो फॉरेन ऑफिस है अभी भी नेपाल को बहुत लाइटली लेता है। और अभी जब लास्ट इलेक्शन हुए उससे पहले प्रचंड इंडिया घूम रहे थे, इंडिया घूम के वो मिलना चाहते थे हमारे लीडर से, क्योंकि उस टाइम पे वो आइसोलेट हो चुके थे पाकिस्तान, इवन नेपाल के अंदर, और उन्होंने इंडिया से सपोर्ट मांगी। और मुझे यहाँ तक पूरी खबर है कि इंडिया ने उनको अश्योर भी किया। और जब इलेक्शन लड़े गए तो द्योबा जो नेपाली कांग्रेस के लीडर है उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े गए। लेकिन बाद में, जैसे आपको पता है, आदत है कम्युनिस्टों की धोखा देने की, प्रचंड ने उनका साथ छोड़ दिया और प्राइम मिनिस्टर गद्दी संभाल ली ओली के साथ मिलके। ओली हमेशा उनका जो एटीट्यूड था एंटी इंडिया रहे, वो भी सीपीएन यूएमएल के लीडर थे और चाइना के बहुत क्लोज माने जाते हैं, करप्ट आदमी है। मैं इसमें बड़ा क्लियर कहूंगा, इसके अंदर बहुत सी उनकी इश्यूज हैं। तो अक्टूबर 2020 में उस टाइम पे रॉ के चीफ सामंत गोयल, उनकी एक सीक्रेट विजिट हुई थी नेपाल की, और ओली से जाके मिले थे, क्योंकि ओली हमेशा उल्टी सीधी बातें करते थे इंडिया के खिलाफ, या आप समझिए कैंपेन चला रहे थे इंडिया के अगेंस्ट। तो जब रॉ के चीफ गए, उन्होंने ओली से 1-to-1 मीटिंग की, तो शायद उनको कुछ दिखा दिया होगा उनके कुछ कारनामों के बारे में। उसके बाद ओली का एटीट्यूड कुछ चेंज हो गया। लेकिन जब लास्ट इलेक्शन हुए, इसमें पूरी उम्मीद थी कि द्योबा और प्रचंड मिलके वहां पे इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जब द्योबा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसी टाइम पे जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, वो इंडिया में आए हुए थे। इंडिया में आकर उन्होंने जो उस टाइम पे द्योबा से फोन पे बात की, और उनसे फोन पे बात करने का एक पर्पस था इंडिया में रह करके कि इंडिया और हम इकट्ठे हैं नेपाल के बारे में, यानी कि यूएस और इंडिया का सेम एजेंडा है नेपाल के ऊपर, और यूएस पूरा इंडिया को सपोर्ट करता है नेपाल के ऊपर और इंडिया के साथ खड़ा रहता है, जो इंडिया कहता है वो मानता भी है। लेकिन जो अब ये सीआईए के चीफ की जो विजिट थी, जिस तरीके से नेपाल ने एक पॉलिटिक्स खेली है, ये कोई समझदारी की बात नहीं की, और इसके बड़े सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं नेपाल के लिए। नेपाल पहले ही ग्रे लिस्ट में जाने की तैयारी कर चुका है, और मुझे कोई इसमें डाउट नहीं लगता कि जब सीआईए के चीफ की विजिट उन्होंने कैंसिल किया है तो नेपाल ग्रे लिस्ट में जाके रहेगा, क्योंकि नेपाल के अंदर बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, फेक करेंसी का काम होता है। मैं नहीं कहता नेपाल की गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट को जितना काम करना चाहिए वो काम नहीं करती। उनके पॉलिटिशियन करप्ट हैं पाकिस्तान की तरह। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद नेपाल को इंडिया ने बहुत सपोर्ट दिया है, वहां पे गैस पाइपलाइन बना के दी है, साथ में नेपाल को जो भी चीज चाहिए होती है वो यहाँ से मिलती है, क्योंकि नेपाल की जितनी भी ट्रेड है वो इंडिया के थ्रू जाती है, चाइना के थ्रू रास्ता नहीं है, महंगा पड़ता है वहां से। और नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो है 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 80 लाख, उसमें से 80 लाख लोग इंडिया में रहते हैं। शायद नेपाल के अंदर 5, 7 या 10 हजार लोग होंगे इंडियंस। तो लेकिन दूसरी बात क्या है कि जब पीछे इलेक्शंस हुए थे और द्योबा और प्रचंड वहां पे एक तरीके से गवर्नमेंट बनाने की बिल्कुल क्लोज आ गए थे, और उसके बाद प्रचंड ने जिस तरीके से द्योबा को धोखा दिया, इसके अंदर कंप्लीट फेलियर है इंडियन एम्बेसी जो नेपाल के अंदर है, या इंडिया के जो एम्बेसडर है नेपाल के अंदर और उनकी जो टीम है, इंक्लूडिंग वो जहां जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, इनका कंप्लीट फेलियर है। और देखिए, हर एक चीज को पीएम मोदी नहीं देखेंगे, हर एक चीज को एस जयशंकर नहीं देखेंगे। लेकिन एक और इंसिडेंट हुई, पीएम बनने के बाद एक फंक्शन हो रहा था इंडियन एम्बेसी में, जब प्रचंड पीएम बने, पीएम भी आए, प्रचंड भी आए थे, उनके साथ और भी वहां पे लोग आए थे। तो जो फंक्शन हो रहा था वहां पे नेचुरली क्या होता है कि आपके डांस गाने होते हैं, लेकिन बड़े शास्त्र संगीत टाइप के, मतलब आपके जो हमारे एक जो हमारा इंडिया का जो कल्चर बनता है, नेपाल का कल्चर बनता है, उसके हिसाब से डांस गाने होते हैं। लेकिन वहां फिल्मी दोनों पे गाने चला दिए गए, कवर मटका के लोगों ने गाने गाए या डांस किया, और जिससे प्रचंड भी नाराज हुए, जो वहां पे लोग बैठे थे वो भी नाराज हुए। और क्या फेलियर था किसका? ये कंप्लीट फेलियर या इग्नोरेंस था जो इंडिया का एम्बेसडर था नेपाल के अंदर। तो हमारे जो इस टाइम पे जो ये सिचुएशन हुई है, इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस कंसर्न होगा, क्योंकि नेपाल की करेंसी वो इंडियन करेंसी से अटैच की गई है। इंडिया के 100 रुपए नेपाल के 160 रुपए होते हैं, और इसीलिए आज नेपाल बचा हुआ है, अदरवाइज नेपाल डिफॉल्ट हो जाता कब। नेपाल के अंदर कोई इंडस्ट्रीज तो है नहीं, नेपाल के अंदर इवन डैम नहीं बनाए जाते। इंडिया ने बहुत उन पर प्रेशर डाला है कि आप डैम बनाइए, जो से बिजली जनरेट होगी उससे आप कमाई कर सकेंगे, अपने लोगों को बिजली दे सकेंगे। लेकिन नेपाल के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं इमेच्योर हैं,
नेपाल के अंदर जो पॉलिटिशियंस है करप्ट है पाकिस्तान की तरह, और नेपाल के अंदर जो पॉलिटिशियंस है वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा नेपाल के खिलाफ, क्योंकि एक देखिए हमारी एक पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, वो ये नहीं चाहते कि नेपाल के लोग सफर करें, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। प्रचंड अभी पीछे आए थे इलेक्शन से पहले, इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगी थी उन्होंने, इंडिया गवर्नमेंट ने उनको अश्योर भी किया आप बनाइए, लेकिन हम देखिए हमारा क्या इंटरेस्ट है हमारा इंटरेस्ट एक तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, हमारे फेक करेंसी का इंटरेस्ट है, फिर जो मिलिटेंट्स हैं वो नेपाल भाग जाते हैं, उनके ऊपर एक्शन हो। साथ में हम चाहते हैं कि नेपाल एक समझिए कि एक न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट करे इंडिया और चाइना के हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से जो यूएस के सीआईए के चीफ का जो विजिट हुई है, जिस तरीके से वो कैंसिल की है, इसके ऊपर बड़े सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके लिए बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं नेपाल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये इस खबर के बाद मतलब इस खबर से पहले कि जब ये विजिट कैंसिल कर दी गई है, इससे पहले जो चीनी दूतावास, जो वहाँ चीनी राजदूत है अमेरिका, माफ कीजिए काठमांडू में, वो वहां गया और उसने कई मतलब प्रचंड से भी मुलाकात की, बहुत से लोगों से मुलाकात की। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीन जो है नेपाल को अमेरिका से दूर रखना चाहता है, और उसके जो वहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं, देखिए इससे पहले जब शेर बहादुर देवबा की सरकार थी, तब भी शेर बहादुर देवबा, क्योंकि वो प्रो अमेरिकन थे और भारत से वो मित्र थे, भारत के मित्र थे, वहां पर जो चाइना के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको उन्होंने रोका था शेर बहादुर देवबा ने। इसको कैसे देखा जाए, मतलब क्या ये चीन का पूरा पूरा प्रभाव है नेपाल में? देखिए बेसिकली इनके साथ इनके साथ ओली भी है ना, प्रचंड के साथ। प्रचंड पहले बॉयज थे, सीपीआर बॉयज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बॉयज। ओली है वो है सीपीएन यूएमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो करके अपने मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वाली पार्टी है। वैसे तो दोनों कम्युनिस्ट है, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजीज में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, दोनों के आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं, दोनों ने मिलकर गवर्नमेंटें बनाई हैं। पाकिस्तान के अंदर देखिए, नेपाल के अंदर कोई गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं मानी जाती। अब जब जब वहां से राजा हटा 2006 में, तब से आप देखिए 16 साल के अंदर नेपाल के अंदर 12 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर कोई सक्सेस नहीं है। लेकिन इंडिया का रोल, यानी कि स्पेशली जो हमारा डेस्क देखता है नेपाल को एमईए के अंदर, उसका बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि इनकी ड्यूटी बनती है, या हम वहां पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं नेपाल के अंदर कि जो भी वहां पे गवर्नमेंट है उसको इंडिया के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, इंडिया के साथ अमेरिका, यूके, सबके इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। लेकिन जो स्लांट है इस टाइम नेपाल का चाइना की तरफ, स्पेशली प्रचंड के टाइम में, एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। और मैं पहले जैसे कहा कि इसके लिए जो फेलियर है जो हमारी मिशन बैठी है या हमारी एम्बेसी के लोग बैठे हैं नेपाल के अंदर, उनका बहुत बड़ा फेलियर है। और फेलियर है जो यहाँ पे नेपाल डेस्क है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, या आप हमारी जो एजेंसीज हैं उनका भी फेलियर है। तो गवर्नमेंट को इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बड़ा ध्यान देना चाहिए नेपाल के ऊपर। जाहिर बात है कि जब बिल्कुल अगर चीन का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो निश्चित रूप से, वो अमेरिका तो बहुत दूर है यहाँ से, भारत तो बगल में ही है, तो भारत के हितों को काफी नुकसान पहुंच सकता है, ये तय बात है सर। देखिए मैं बताऊं ना, इससे पहले एक लेडी थी वहां की, चाइनीज एम्बेसडर इन नेपाल। वो क्या करती थी कि किसी जैसे पीएम के ऑफिस में जाना, सीधी ऑफिस में घुस जाती थी, फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस में घुस के उसकी सीट पे बैठ जाती थी, किसी पार्टी की मीटिंग हो रही है तो उसमें चली जाती थी वहां पे, जो एक डिप्लोमेट को करना नहीं चाहिए। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है नेपाल के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट को एक तो नेपाल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। एस जयशंकर को किसी को डिप्यूट करना पड़ेगा कि नेपाल को बड़े तरीके से डील करें। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़े तो वो भी ले, क्योंकि नेपाल के कुछ पॉलिटिशियंस वो पाकिस्तान से की एम्बेसी में जाते हैं, वहां के फंक्शन अटेंड करते हैं। ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है इंडिया के लिए कि नेपाल जितनी भी हेल्प लेता है इंडिया से लेता है, ट्रेड इंडिया के थ्रू होती है, नेपाली इंडिया में बसते हैं आकर के। हमें नेपालियों के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि जो यहाँ पे काम किया जा रहा है नेपाली गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उनको चाइना पसंद है तो चाइना की तरफ जान दो। क्यों हमारा रूट यूज करते हैं? वो रूट यूज करें चाइना का अपना सामान मंगाने के लिए। नेपाल को समझिए खत्म होने में या उनके इकोनॉमी को धक्का लगने में
कुछ हफ्ते का टाइम लगेगा अगर इंडिया उनके ऊपर प्रेशर डाल दे। सर अब एक और आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, वो ये है कि ये जो पुष्पदहल प्रचंड है, जो नए प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, और नेपाल में अभी ये कि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने वाले हैं। एक तो दलील ये दी जा रही है कि हम ऐसे वक्त उनको यहाँ नहीं आने देना चाहते थे और हमारा अंदरूनी मामला है कुछ। सरकार भी क्योंकि खिचड़ी टाइप सरकार है पुष्पदल कमल प्रचंड की, दूसरे दलों से इवन नेपाली कांग्रेस का भी उसको समर्थन है, वो कहीं अस्थिर ना हो जाए। बहुत सारे रीजन दिए जा रहे हैं। और एक बात और है सर, क्या कि ये जो पुष्पदल कमल प्रचंड के बारे में कहा जाता है, वो नेपाल उनका चाइना की ओर झुकाव है। भारत में वो पढ़े लिखे हैं, जेएनयू में उनकी पढ़ाई हुई है, वो अमेरिका से भी दोस्ती रखना चाहते हैं। अमेरिका क्या क्या नेपाल जैसा एक कमजोर देश, कमजोर राष्ट्र आर्थिक तौर पर, ये बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है? देखिए, छोटी छोटी कंट्रियां तो करती हैं बैलेंसिंग एक्ट। भूटान भी बैठा हुआ, भूटान करता है अपना बैलेंसिंग एक्ट। एक पॉलिसी होती है किसी कंट्री की। नेपाल की तो कोई पॉलिसी नहीं है, मतलब इनकी रीढ़ की तो हड्डी नहीं है नेपाल के पॉलिटिशियंस की। और जिस तरीके से ये अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, देखिए जब यहाँ पे द्योबा पीएम बने थे तो एक मिलेनियम प्रोजेक्ट था जिसके अंदर शायद $4 बिलियन यूएस ने नेपाल को दिए थे प्रोजेक्ट्स के लिए। और जब यूएस किसी को हेल्प देता है, एड देता है या किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करता है तो पीछे कुछ मांगता नहीं है। चाइना जब किसी को एड देता है तो उसका ब्लड निकाल लेता है अंदर से, जैसे उसने पाकिस्तान का ब्लड निकाला है, जैसे उसने श्रीलंका का ब्लड निकाला है, जैसे उसने पूरे अफ्रीका का ब्लड निकाला है। और ये किसी कंट्री को समझना चाहिए कि हमारी कंट्री के इंटरेस्ट कहां पे है। आज पूरा वर्ल्ड चाइना को इग्नोर कर रहा है, चाइना की इकोनॉमी खुद गिरती जा रही है। लेकिन जो ये नेपालियों का या नेपाल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, ये अपने लोगों का इंटरेस्ट नहीं देखना चाहते, ये देखते हैं इंटरेस्ट अपनी जेब भरने का। देखिए चाइना का क्या है, चाइना को अगर कहीं काम कराना होता है तो किसी पॉलिटिशियन को चूज करता है, उससे कोई प्रोजेक्ट क्लियर कराता है और उसकी जेब भर देता है। यही नेपाल में आज भी हो रहा है। इवन नेपाल के अंदर चाइना ने कोई लिस्टिंग पोस्टें लगाई हिमालय के ऊपर और इंडियन गवर्नमेंट को बताया भी नहीं। मैंने उस पर एक वीडियो बनाए थे पीछे कि जब कोविड चल रहा था तो कैसे चाइनीज की टीम हिमालय के ऊपर चढ़ करके वहां पे इक्विपमेंट लगा के आई ताकि इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। और नेपाल अगर अपनी टेरिटरी देता है चाइना को या किसी और कंट्री को इंडिया के खिलाफ इस टाइप की एक्टिविटी करने के लिए, तो बड़ा सीरियस इशू हो सकता है इंडिया के लिए। तो दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए। जो वहां पे एम्बेसडर है, जहां पे नाच गाने चलाए जाते हैं, फिल्मों के गाने चलाए जाते हैं, जब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वहां पे आके बैठता है, और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब भी कहीं फेलियर हुए हैं तो हमारी गवर्नमेंटें उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती जो वहां पे रिस्पॉन्सिबल है उन चीजों के लिए। ये इस चीज पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हमारी एजेंसियों का या हमारे विदेश मंत्रालय का या वहाँ जो नेपाल डेस्क है जो काठमांडू में बैठती है, उसका तो फेलियर है ही सर। लेकिन एक बात ये बताइए कि सब कुछ तो अमेरिका के हाथ में है, वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ सब कुछ। क्या आपको नहीं लगता कि नेपाल भी पाकिस्तान की राह पर है, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर है? वो तो बैंकरप्ट हो ही गए हैं। ये भी अगर ऐसा ही रहा इनका रवैया, जैसे इन्होंने खुफिया के जो सीआईए चीफ को वहां आने से रोका है, इतना बड़ा कदम उठा लेना, इन्होंने जो नजदीक के फायदे को देखते हुए दूर का नुकसान नहीं सोचा इन्होंने। देखिए एक्चुअली नेपाल इस टाइम पे ग्रे लिस्ट में जाने की पूरी तैयारी में, क्योंकि वहां तो इनका बैंकों पे कंट्रोल नहीं है। एक बार एक नेपाली डेलीगेशन इंडिया के अंदर आई थी और वहां का हिमालयन बैंक है, वहां से पैसे विड्रॉ करके आई, तो जितने लोग आए उनके पास फेक करेंसी थी। नेपाल एक सेंटर है फेक करेंसी का। नेपाल के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट छुप के रहते हैं, इंडिया से भी जो क्राइम करके जाता है पाकिस्तान में नेपाल में छुपता है। तो ये इशू नेपाल के साथ डिस्कस किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल की पुलिस या उनकी आर्मी उनको सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। फिर जो हमारा बॉर्डर है दोनों कंट्री का, इंडिया नेपाल का, वो पोरस बॉर्डर है। या तो इंडिया को बॉर्डर को मॉनिटर करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि यहाँ से जो आने जाने के लोगों के भी पूरा नजर रखी जा सके, या इंडिया को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए नेपाल के ऊपर। नेपाल अगर आज एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है या वहां से बचा हुआ तो इंडिया की वजह से, और दूसरी तरफ नेपाल अगर आज डिफॉल्ट नहीं हुआ, उसका मेन रीजन है कि उनकी करेंसी को इंडियन करेंसी सपोर्ट करती है। इंडियन 100 रुपये को के नेपाल के 160 रुपए होते हैं और इंडिया ने अपनी करेंसी को रोक के रखा हुआ है यानी कि इतना गिरने नहीं दे रही। तो इसीलिए आज नेपाल बचा हुआ है। अदरवाइज नेपाल के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है,
टूरिज्म करीब खत्म हो चुका है नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर थोड़ी बहुत रेमिटेंसेज आती हैं। एग्रीकल्चर नेपाल में बहुत कम है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट वहां के लोगों को सपोर्ट नहीं करती एग्रीकल्चर के ऊपर, डैम्स नहीं बनाती। तो इसीलिए नेपाल के अंदर आप देखिए कैसीनो खुले हुए थे, वहां से कुछ इनकम होती है गवर्नमेंट को, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो नेपाल के अंदर तो कोई सिस्टम है ही नहीं। आप तो रहे हैं, आपको पता होगा कि कैसा वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का मिजाज, नेपाल का भारत के प्रति क्या रवैया है, ये तो आपने नजदीक से देखा हुआ है। देखा मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लोग तो अच्छे हैं नेपाल के। देखिए जैसे नेपाल की पॉपुलेशन है 2 करोड़ 80 लाख, 80 लाख तो इंडिया में रहते हैं। क्या नेपाली कोई चाइना जाना पसंद करेगा? चाइना में जाएगा तो उसको बॉर्डर से वीजा नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर तो कोई वीजा की जरूरत नहीं है ना। फिर इंडिया के अंदर जो लोग आते हैं यहाँ पे अपना आईडी बना लेते हैं। हमको इनसे प्रॉब्लम कोई नहीं है, नेपाल के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम है तो नेपाली गवर्नमेंट से या नेपाल के पॉलिटिशियन से। वहां पे किसी पॉलिटिशियन को अगर अपने पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट कर रहा है तो पहला काम करता है इंडिया को गाली देता है और फेमस हो जाता है, उसको सपोर्ट मिलती है मीडिया से भी। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, किस तरीके से नेपाल को डील किया जाए, किस तरीके से वहां की गवर्नमेंट को डील किया जाए, किस तरीके से नेपाल को कंट्रोल किया जाए। इंदिरा गांधी के टाइम में तो पूरा कंट्रोल था नेपाल के ऊपर, और नेपाल अगर आज इंडिया के हाथ से निकल रहा है या निकला है तो उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सोनिया गांधी या कांग्रेस, जिन्होंने नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट रूल बनाने में पूरी हेल्प की, और जो राजा को हटाने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सोनिया गांधी की थी। हमारी गवर्नमेंट नहीं उसमें काम करती थी, सोनिया गांधी वो हेट करती थी नेपालियों से, क्योंकि उसको पशुपतिनाथ टेम्पल जाना था तो उसको टेम्पल में नहीं जाने दिया, क्योंकि वो फॉरेनर है, क्रिश्चियन है। तो उससे वो नाराज हो गए जब उसको बताया गया उनको कि भाई जो वहां का जो पशुपतिनाथ का जो महंत है या वहां के जो मेन पुजारी हैं जिन्होंने ये रूल बनाया वो नेपाली नहीं है, वो एक सेक्ट है जो कर्नाटका में बेस्ड है, वो ही वहां पे कंट्रोल करते हैं इसके ऊपर। लेकिन हर एक आदमी को तो बात समझ नहीं आएगी ना, सोनिया गांधी को तो जल्दी बात समझ भी नहीं आती। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत बड़ा मसला है अपने आप में। और जिस तरह से ये विजिट कैंसिल हुई है अमेरिका के CIA चीफ की, जाहिर बात है कि इसको लेकर नेपाल ही नहीं बल्कि नेपाल में जो अंदर उनके जो मीडिया है वो भी काफी चिंतित है कि आखिर ऐसा इतना बड़ा कदम, या आत्मघाती कदम नेपाल ने क्या उठाया है। आगे देखते हैं आने वाले समय में ये जो मामला किस करवट बैठता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।